जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 25 जून 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज़ हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर तुरंत कांटेक्ट करें। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ पीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की, तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके तुरंत कोर्सेज को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। और जब आप कोर्स ज्वाइन करें तो आप ये जरूर बताइएगा कि आप करंट अफेयर्स की क्लासेस रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो आपको हो सकता है कि कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए। और इन कोर्सेज में प्रॉपर सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए, प्लस लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। और हर साल एग्जामिनेशन के ट्रेंड के अकॉर्डिंग पूरे नए कोर्सेज जो है वो अपडेट रहते हैं। तो अपडेटेड कोर्स ही हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी लगकर करिए और सिलेक्शन जो है वो हासिल करिए, क्योंकि यही हमारा अल्टीमेट गोल है, आपका सिलेक्शन। आइए, ये सब टॉपिक्स हैं आज के जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दीज टॉपिक्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल का लेक्चर जो है मेरे ख्याल से बीच में कट आउट हो गया था बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इशू, मैंने आपको जो है बताया था। बट आज थोड़े ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो वी विल ट्राई कि अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम और टॉपिक्स, यानी जो पेंडिंग थे हमारे कल वाले, वो कवर अप कर लेंगे। नहीं तो फिर संडे वाले दिन आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा क्लास के थ्रू जो है मैं आपका कवर अप करवा दूंगा। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, यू जस्ट हैव टू फॉलो द लेक्चर। आप रेगुलरली बस लेक्चर जो है फॉलो करिए, और अपने साथ जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए, टॉपिक को ध्यान से सुनिए, कंसेप्ट समझिए, जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, और जो चीज़ मैं बोलूंगा लिखने की वो आप नोट डाउन करिएगा। मैं आप लोग के थोड़े से आंसर्स जो है वो कमेंट्स जो है वो देख लेता हूँ। आयुषी सिंह के आंसर्स आए हैं, वेरी गुड। आयुष गुप्ता, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, रेगुलरिटी ऐसी ही मेंटेन करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। श्रेया तिवारी, कौशल सिंगल, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपने अभी भी कमेंट्स करना जो है वो शुरू किया है, वेरी गुड, ऐसी रेगुलरिटी मेंटेन करिए। बट आप हर एक क्वेश्चन का एक अलग कमेंट जो है वो रखिएगा, क्योंकि उस पर क्या मोर के थ्रू जो है मुझे ओपन करना रहता है। मैं आप लोग के सभी के कमेंट्स जो है वो पढ़ता हूँ, और जहां मुझे लगता है कि कुछ गलती हो रही है तो वहां मैं बता भी देता हूँ। बट आप ट्राई किया करें कि आप जो भी मैं क्वेश्चन बोलूँ तो उसका एक कमेंट में एक का ही आंसर होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि दूसरे लोग जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो जैसे फॉलो करते हैं, वैसे आप भी फॉलो करिए। बहुत बढ़िया, दीपशिका सिंह, वेरी गुड। आयुषी सिंह, बहुत शानदार। श्वेता यादव, सर फर्स्ट अटेम्प्ट है, बहुत डर लग रहा है। भाई देखो, मेरी तो दुआ ये है कि आप सभी लोग का लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। अब इसमें कुछ लोग, जैसे मैंने एक बार बोल दिया था कि ऐसी तैयारी करो कि लास्ट अटेम्प्ट हो, तो एक स्टूडेंट समझी नहीं, वो बोलने लगी कि सर कैसी बात कर रहे हो, हमें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चाहिए। बेटा, योर फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी योर लास्ट अटेम्प्ट, दैट शुड बी, तो आपका वो होना चाहिए एम, कि आपका जो पहला अटेम्प्ट है वही आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो देना नहीं है ना, सिलेक्शन हो गया। तो हमेशा तैयारी ऐसी ही करो, अटेम्प्ट्स देखकर तैयारी नहीं करो भाई, है ना। ये देखकर तैयारी करो कि मुझे अब इस साल एग्जाम निकालना है, मतलब निकालना है। क्योंकि अगर अटेम्प्ट्स देखोगे तो आपका माइंड जो है ना, हमारा जो माइंड जो होता है ना, ह्यूमन ब्रेन, ये बड़ा अजीब होता है। इसको अगर कोई ऑप्शन मिलता है ना, तो ये हमेशा इजी ऑप्शंस की तरफ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार नोटिस किया होगा, जब एग्जाम को ज्यादा दिन होते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं अरे यार अभी तो बहुत टाइम है यार, अरे यार अभी तो बहुत टाइम है, अगले हफ्ते से पढ़ लेंगे, अरे अगले मंडे से बिल्कुल प्रॉपर तैयारी करेंगे। ऐसा प्रोकास्टिनेट करते करते हमारा दिमाग उस दिन तक ले आता है जिस दिन फिर हम ये फैसला लेते हैं कि चलो छोड़ो यार, अगले साल करेंगे। तो कभी भी अपने दिमाग को ऑप्शंस मत दो, क्योंकि आपके दिमाग के पास जब ऑप्शंस आएंगे ना, तो वो आपको हमेशा रिलैक्स मोड पे रखेगा, क्योंकि ये ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कि उसको आराम चाहिए। तो आपका दिमाग आपको आराम की तरफ ले जाएगा, तो उसको आराम वाला रास्ता दिखाएं मत ना, तो यही आप गलती कर रहे हो। तो पहली चीज आज से एलिमिनेट करो अपनी जिंदगी में, ये बोलना कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट है। ये बोलो कि भाई मुझे नेक्स्ट ईयर एग्जाम क्लियर करना है, दैट्स इट। जिस भी दिन, मतलब जिस भी ईयर मुझे एग्जाम देना है, तो उस दिन मैं एग्जाम देकर इस एग्जाम को क्लियर करूंगा या करूंगी, ऐसा माइंडसेट अपना डेवलप करो, ठीक है। और टेंशन मतलब, बैचेस आपने ज्वाइन कर लिए, बहुत अच्छी बात है। बस बस बैचेस जो है उसको फॉलो करो, वहां पर जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर टारगेट करो। अपने आप को डेली टारगेट दो कि नहीं भाई मुझे आज 2 लेक्चर्स देखने हैं। करंट अफेयर्स तो आपका रेगुलर चल ही रहा है, एक जनरल स्टडीज का देखो, फिर अपने आप को टारगेट दो, मैं देखने के बाद जो है उसके नोट्स बनाऊंगी और फिर मैं उसको रिवाइज करूंगी। तो दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। गॉट इट? वेरी गुड श्वेता, दीपशिका, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। एक आईडी है अंक 7027, स्टूडेंट ने लिखा है कि डाउनलोड में कुछ प्रॉब्लम जा रही है। अंक, पेड ग्रुप के विषय में आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसी नंबर पर कांटेक्ट करें,
क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपको नहीं गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक अलग टीम जो है वो मैनेज करती है पेड ग्रुप को। राइट, मैं आपके लिए करंट अफेयर्स जो है वो मैनेज करता हूँ, तो आप वहां पर कॉल करिए, और वहां पर जो है आप जो भी आपकी शिकायत है या जो भी आपका फीडबैक या सजेशन है वहां पर आप जरूर दीजिएगा। क्योंकि आप लिख रहे हैं कि एक साथ कंपाइल करके आपको जो वीडियो चाहिए, अब वो देख लीजिए वहां से क्या रिप्लाई आता है, आपको वहां से सोल्यूशन आपको मिल ही जाएगा, है ना। तो आप प्लीज वहां पे कांटेक्ट जो है वो कर लीजिए। आकांक्षा अग्निहोत्री वेरी गुड यार। दीपांशी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक और स्टूडेंट है स्वरचित, वेरी गुड, रेगुलरिटी बस मेंटेन रखो, वेरी गुड यार। ईशा ठाकुर बहुत बढ़िया। अविनेश यादव, मोहम्मद रजा, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। प्रीति मिश्रा वेरी गुड। चलिए, अब बिना समय वेस्ट किए हम लोग जो है वो सेशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। ध्यान से सुनना है टॉपिक को, बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के सेशन में। आइए, तो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में। हम एक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियर का सिद्धांत, जो दुनिया की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल और मिस्टीरियस सिद्धांत में से एक माना जाता है। स्टार मार्कर टॉपिक है ये, इजराइल का सैमसन ऑप्शन। ये टॉपिक जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के सेक्शन में डायरेक्टली आता है, प्लस जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट लिख लो, सैमसन ऑप्शन। ये वाला पॉइंट आप लिख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, सैमसन ऑप्शन अपने पास। आपके हिसाब से कोई कंट्री कब न्यूक्लियर स्ट्राइक का ऑप्शन कंसिडर करती है? क्या बोलोगे आप? यानी कि अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे कि आपके हिसाब से कौन सी, मतलब कब ऐसी सिचुएशन आएगी कि एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर दागेगी, क्या क्या हो सकता है ऐसा कि एक कंट्री को दूसरी कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करना पड़ जाए? इजराइल का सैमसन ऑप्शन एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, जिसका तब उपयोग किया जा सकता है जब उसकी एग्जिस्टेंस को खतरा हो। मतलब जब इसराइल के एग्जिस्टेंस को खतरा होगा तब ये न्यूक्लियर वेपन दागेंगे। तो पहला पॉइंट नेक्स्ट में आप लिखो कि ये इसराइल का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है। क्या है ये? इसराइल की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, इसराइल का न्यूक्लियर सिद्धांत है, जिसको इसराइल घोषित नहीं करता है, लेकिन इंटरनली रखता है। तो ये उसका, मतलब आप कह सकते हैं सीक्रेट सिद्धांत है। वो सिद्धांत में बस ये चीज कहता है कि हम न्यूक्लियर वेपन जो है वो तभी शूट करेंगे जब हमारे एग्जिस्टेंस पे खतरा हो। यानी कि कोई कंट्री हमें पूरी तरह से तबाह करने के लिए जब प्लान्स करने लगे, तो उस समय हम अपने न्यूक्लियर बटन को प्रेस कर देंगे। समझा? तो इसराइल का सैमसन ऑप्शन क्या है? एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, न्यूक्लियर सिद्धांत। क्वेश्चन आ सकता है कि सैमसन ऑप्शन किससे एसोसिएटेड है, तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ये, और किसका है? इसराइल का। ये दो चीज ध्यान में रखनी है। ये सिद्धांत मैंने आपको बता दिया कि क्या कहता है, कि अगर इसराइल के ऊपर खतरा मंडरा जाए, उसके एग्जिस्टेंस पर खतरा, यानी कि भाई वो अब बचेगा नहीं इसराइल, ऐसा कुछ खतरा हो जाए, तब वो रिटेलिएटरी न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा, चाहे रिजल्ट म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन ही क्यों ना हो। म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन समझ रहे हो? कि तुम हमें उड़ा दो, हम तुम्हें उड़ा देंगे। तुम गोली मार दो मुझे, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, बात खत्म। भले ही ऐसी स्थिति बन जाएगी तो भी वो रुकेगा नहीं, बोलेगा उड़ा दूंगा मैं, मरूंगा, मार के मरूंगा, बट मारूंगा जरूर। तो ये है इसराइल का एक सिद्धांत, जो क्लियरली बोलता है तुम मुझे अटैक करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। अब सुनना, इसका ओरिजिन जो है वो कैसे हुआ, इस चीज को थोड़ा सा आपको जो है वो समझना जरूरी है। और जितनी चीज मैं बोलूंगा लिखने के लिए, उतनी चीज बस लिखिएगा, और समझने वाली चीज समझिएगा। इसका नाम बिब, बिबिलिकल कैरेक्टर सैमसन से आया है, जिन्होंने फिलिस्तीन्स के साथ अपने आप को भी मार दिया था। और ये एक सिंबल है कैटेस्ट्रॉफिक रिटेलिएशन का। 1991 में एक इन्वेस्टिगेटिव बुक ने इसे पब्लिक किया, लेकिन 1960 से इजरायली अथॉरिटीज इसके हिंट देती आ रही है। तो आपने अभी ये समझ लिया कि इजराइल का ये ऐसा सिद्धांत है जो इजराइल ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे अनडिक्लेयर्ड, अघोषित परमाणु सिद्धांत। ये ब्रैकेट में लिखना अनडिक्लेयर्ड, ठीक है। और ये इसकी प्रेरणा जो है वो, इसको जो है वो कहां से जो है वो मिली है?
बाइबल के एक कैरेक्टर से, राइट, जिसने अपने आप को जो है वो मतलब अब ये कह सकते हो कि अब उसके एनिमीज को उड़ा दिया था जब उसको लगा कि उसको खुद खुद को जो है वो खतरा है, राइट, उसके खुद के एग्जिस्टेंस को खतरा है। तो वहां से ये पिक्चर जो है वो निकल कर आई, ये सिद्धांत जो है वो निकल कर आया। बट इतना आपको डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, एक जनरल बस आइडिया आपको होना चाहिए, लिखना नहीं है, ठीक है। और ये कंसेप्ट जो है वो 1991 से शुरू हो गया, और हालांकि इसका हिंट जो है वो इसराइल दे ही रहा था 1960 से। बस ये एक बेसिकली आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा पता होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है। इसराइल ओपनली कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, पता है आपको, ना ही डिनाई करता है। ये स्ट्रेटजी कहलाती है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, ये टर्म लिखी है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, क्योंकि मेन चीज क्या होती है, टर्म्स जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी ये लिखिएगा, रणनीतिक अस्पष्टता, ब्रैकेट में स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, अस्पष्टता, कि इसराइल हमेशा जब उससे पूछते हैं कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो वो ना हाँ बोलता है, ना बोलता है, मुस्कुराता है। समझ रहे हो, इसको बोलते हैं कि आप क्लियर नहीं कर रहे हो, आप ना सच बता रहे हो और ना आप झूठ बोल रहे हो। समझे, आपने चुप्पी साधी हुई है। तो ये ऐसी चीज जो है वो करता है। अब एक एस्टीमेट मैं आपको बताता हूं, एक एस्टीमेट आया जिसके थ्रू कहा गया कि इसराइल के पास 80 से 400 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो लैंड बेस्ड मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट और सबमरीन के जरिए डिप्लॉय किए जा सकते हैं। दैट इज नॉट क्लियर, राइट। एक जनरल बस एक आई थी, एक एक लीक सोर्स, आप लिख लो ये वाली चीज, चाहो तो लिख सकते हो, कि लीक सोर्स ने ये चीज बताई कि 80 से 400 न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसराइल के पास। समझे आप। और इसका मेन मकसद है साइकोलॉजिकल डिटरेंस बनाना, यानी कि लोगों को साइकोलॉजिकली डराना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आप अपनी तैयारी कर रहे हो, अब बात समझना, है ना, पढ़ाई कर रहे हो रूममेट के साथ, आपका रूममेट है वो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, या फिर आपका कोई फ्रेंड सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। आपसे मिलने के लिए जैसे ही वो आपके रूम के अंदर एंटर होता है या घर पे आता है, तो आप फटाक से एक किताब को जो है वो छुपा कर रख देते हो। तो वो आपसे पूछता है कि यार, वो घबरा जाता है कि यार ये पता नहीं कौन सी किताब से पढ़ रहा है यार, जो बता नहीं रहा है, कहीं सिलेक्शन का मंत्र तो नहीं है इसके पास, है। तो आपने क्या किया, उसके दिमाग में जो है वो साइकोलॉजिकली उसके दिमाग को ट्रिगर कर दिया आपने, कि वो अब आपसे डरेगा कि यार ये तो भयानक तैयारी कर रहा है यार, ये तो छुप गया है। और होता यही है, लोग करते भी ऐसे ही हैं कई बार, डराते हैं ना भाई। आप देखना काफी सारी चीज तो जो है वो डरा कर जो है वो कंप्लीट हो जाती है। काफी सारी लोग जो होते हैं, इवन आप भी आगे चल के जब डिप्लोमेट बनोगे, ब्यूरोक्रेट बनोगे, तो जब आपके सामने कोई क्रिमिनल जो है वो होगा, तो आपको उसको माइंड से जो है वो खेलना पड़ेगा, है ना। आप उसको डराओगे, आपको पता है कि आपके पास जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं, बट उससे इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है, तो उसको डराओगे, बोलोगे भाई मेरे पास तो पूरी इन्फॉर्मेशन है, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं तो जा रहा हूं भाई। फिर वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। और इसराइल क्या कर रहा है, सभी कंट्रीज के दिमाग में डाल चुका है इसराइल ने चुपचाप, कि बेटा मेरे पास तो न्यूक्लियर वेपन है, मैंने बताया नहीं है, मैंने चुपचाप रखा हुआ छुपा के, जिस दिन नाटक करोगे उस दिन उड़ा देंगे तुम्हें। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स भी करता है, चाइना चाइना तो इसका वो है, कह सकते हो आप, टॉप प्लेयर, छुपा कर चीजें करने वाला आदमी, चुप्पी में रहे वो चीजें करता है, और फिर दुनिया के सामने रहे वो ब्लास्ट करता है, यानी कि अपनी बातें बाहर निकालता है। एक टाइम कहती है अपने आप निकल जाती है, प्रिंटिंग कई देख लो ना आप एग्जाम्पल, जो आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री के अंदर, बोलो आया ना। इसके अलावा अगर हम चाइना की जो है बात करें, चाइना अपनी चीजें बाहर नहीं निकालता है, जस्ट सीखो चाइना से। सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, चुपचाप अपने घर पे बैठ के तैयारी करो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन हो, सिर्फ सिवाय आपके और आपके माँ बाप के अलावा, कोई नहीं चाहता है। समझे आप, सभी लोग जो है वो केकड़े हैं, आपको नीचे खींचने के लिए जो है वो खड़े हैं। तो इसलिए लोगों को बताकर ना बुरी नजर का सामना करो, ना किसी का डिस्टरबेंस झेलो, क्योंकि जब लोगों को पता है कि आप मेहनत कर रहे हो ना, जब आप चीजों से बाहर निकलना चाहते हो, वहीं पर लोग सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, वहीं पर आपके फोकस को तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपके मोटिवेशन को तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको गिल्ट फील कराएंगे काफी सारी चीजों में, अरे तुम्हें तो ये नहीं आता, अरे
हमें तो लगता था कि यार तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारे ईगो को हर्ट करेंगे, और फिर क्या होगा उसमें, आपका जो दिमाग है, वो आपका दिमाग आपके ऊपर शक करने लगेगा कि अरे यार मेरी तो बेइज्जती, और दिन भर पढ़ाई को छोड़कर आप उसके बारे में सोचते रहोगे। तो इसराइल क्या कर रहा है? इसराइल दुनिया को बोल रहा है अपनी इस सिद्धांत के थ्रू कि मुझसे उलझना मत, मेरे पास भी बक्से के अंदर रखा हुआ है कुछ। अब वो क्या है कुछ, वो किसी को नहीं बताता। अब उसने नहीं बताया, किसी ने पूछा न्यूक्लियर वेपन है क्या तुम्हारे पास, बक्से के अंदर न्यूक्लियर वेपन लेके आ रहे हो? वो स्माइल करता है। अब नॉर्मल सी बात है ना, आप खुद सोचो, जब आप किसी को कुछ चीज नहीं बताते और स्माइल करते हो ना, तो वो हाई होता है सिग्नल, और कंफर्म नहीं होता। तो वो ना आपने झूठ बोला, ना आपने सच बताया। दिस इज द गेम जो इसराइल खेल रहा है, समझे आप इस टॉपिक को? अब भूलोगे नहीं आप इस टॉपिक को, राइट? ठीक है। इसराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो 1950 से जो है वो शुरू हुआ था, उनके प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर के अंडर। और फॉरेन कोलैबोरेटर्स ने भी, इवन फ्रांस नॉर्वे ने भी उसको सपोर्ट किया था। डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी, ये रिसर्च सेंटर के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है, और इसराइल के कोवर्ट वेपन केपेबिलिटी का ये एक बेडरॉक है। लिखने की जरूरत नहीं है। 1967 के पीरियड को माना जाता है कि पहला न्यूक्लियर आर्म की असेंबली जो है वो इसराइल के अंदर देखने को जो है वो मिली थी। बट अभी भी एक चीज क्लियर नहीं है, छुपा के रखी है उसने पूरी चीजें। ठीक है, अभी देखो, अभी ये सब टॉपिक जो है वो क्यों चल रहा है, टेंशन जो है वो क्या हो रही है, तो आपको ऑलरेडी पता है, ईरान के साथ इसराइल का टेंशन। ऑपरेशन राइजिंग लायन, इसके दौरान इसराइल ने न्यूक्लियर की, सॉरी, इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया था। याद आ रहा है, 2-3 दिन से हम लोग इस टॉपिक को भी डिस्कस कर ही रहे हैं, तो लिख लो ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये भी शायद मैंने आपको 1-2 दिन पहले बताया भी है ऑपरेशन राइजिंग लायन के बारे में, जिसको नहीं पता लिख लेना। इन रिस्पॉन्स ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन अटैक किए इसराइल के ऊपर। हेजबुल्ला और हाउती जो रिबल्स हैं, उन्होंने भी धमकियां दी, जिसने मल्टी फ्रंट वॉर का खतरा जो है वो बढ़ गया। मतलब अब देखिए, कहानी क्या होती है, जब दो लोग आपस में लड़ते हैं ना, तो अब सिर्फ दो लोग नहीं लड़ रहे हैं, अब ईरान के सपोर्टर्स और इसराइल के सपोर्टर्स, या फिर इसराइल के दुश्मन जो है, जो ईरान के दोस्त नहीं थे ना सपोर्ट करते थे, वो ईरान के पास चले गए। बोलते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो बस वही कहानी है कि जो इसराइल के जो दुश्मन थे, जिनका ईरान से कोई लेना देना नहीं था, वो लोग भी अब ईरान के बिहाफ में इसराइल के लिए खतरा बन गए। या फिर ईरान से खुन्नक खाने वाला जैसे यूएस है, किसका सपोर्ट कर रहा है, दुनिया को पता है, इसराइल का। यस। तो दिस इज हाउ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वर्क्स, ऐसे काम करती है। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे मल्टी फ्रंट खतरों के रिस्पॉन्स में न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का उपयोग जस्टिफाइड होता है? कि भाई हम अपना सिद्धांत लगाएंगे, हमारे ऊपर खतरा है तो न्यूक्लियर बम उड़ा दो। क्या इज दिस द सोल्यूशन? नो, नॉट एट ऑल। अगर न्यूक्लियर लॉन्च होगा ना, तो सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में लॉन्च नहीं होगा, ये बात भी याद रखना, क्योंकि ये मल्टी फ्रंट वॉर क्रिएट हो गया है। इनके सपोर्टर्स के ऊपर भी न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके जाएंगे, इनके एनिमीज जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेंगे, और इसका जो इफेक्ट जो होगा ना, वो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और यही कहा गया ना था कि जब वर्ल्ड वॉर 3 जब शुरू होगा, तब उसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर 4 सिर्फ कंकड़ों के द्वारा जो है वो लड़ा जाएगा। देखी होगी आपने लाइन। क्यों बोला गया था? क्योंकि ह्यूमंस बचेंगे ही नहीं, सब तबाही हो जाएगी, हर जगह तबाही हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसलिए कभी भी कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन ना लॉन्च करे, क्योंकि एक ने भी लॉन्च किया तो स्थिति बहुत बुरी तरह से खराब हो जाएगी। अभी मिशन इम्पॉसिबल, अभी एक मूवी आई थी, अभी लेटेस्ट यार, 2-1 महीने पहले। अगर किसी ने देखी होगी तो उसमें इसी प्रकार का वो दिखाया हुआ है पिक्चर में, न्यूक्लियर से रिलेटेड, कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो लॉन्च करेंगे। मिशन इम्पॉसिबल ही है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी जो लेटेस्ट आई टॉम क्रूज वाली, तो उसमें ये चीज जो है वो दिखाई गई थी। अगर उस मूवी को देखोगे ना, अब अपन लोग क्या करते हैं, अक्सर गलती करते हैं,
जब कोई मूवी देख रहे हो या कोई चीज पढ़ रहे हो ना, तो कॉमन मैन की तरह नहीं पढ़ना, उसको घुसना है कि भाई आज की डेट में क्या चल रही है, उससे क्या सीख मिल रही है आपको। सीख मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी चीज में। जो एक्सपर्ट्स है ना वो कहते हैं कि अगर केमिकल या रेडियोलॉजिकल वेपन का उपयोग हुए तो इसराइल की न्यूक्लियर रिटेलिएशन का थ्रेशोल्ड क्रॉस हो सकता है। मतलब इसराइल जो है वो रिटेलिएट करेगा ही करेगा और नेक्स्ट लेवल रिटेलिएशन करेगा। अब देखो भाई क्या होता है, कुछ कह नहीं, साइबर अटैक्स इन सब चीजों का भी तो खतरा है ना यार, बहुत ज्यादा। सैमसंग का रेफरेंस एक सिंबॉलिक सिग्नल है। अगर आप इसराइल को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो आपका भी खात्मा होगा। ये बिल्कुल क्लियरली इसराइल जो है वो कहता है। म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन गारंटीड है। कोल्ड वॉर के म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन डॉक्ट्रिन से ये अलग है। इसराइल की ये पॉलिसी साइलेंस और मिथ पर बेस्ड है कि वो चुप्पी साधता है और सामने वाले को कंफ्यूज करके रखता है, जिससे एनिमीज को पता नहीं होता कि यार मुझे कितना खतरा हो सकता है कि इससे लड़ने में। ऑब्वियस ही बात है कि भाई आप जिससे जो है वो लड़ रहे हो, आपको नहीं पता कि सामने वाले के पास कितने हथियार है, क्या हथियार है, तो हमेशा आप डर डर के रहोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाला ज्यादा पावरफुल निकले हमसे, पता नहीं लड़ने आए हमारी खुद की बैंड बच जाए। समझ रहे हो आप? तो ये गेम है पूरा पूरा, और कुछ नहीं। और डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ गई है। लोग जो है वो डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं। हमने कल के लेक्चर में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में डिस्कस किया था, है कि कंट्रीज को जो है वो कहा गया कि आप न्यूक्लियर वेपन्स कम करो, बट अब उल्टा ही हो रहा है। इसराइल और गल्फ कंट्रीज ने डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम और एरो 3 के लिए डिमांड जो है वो बढ़ाई है। ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। नतान्स पे अटैक के बाद ब्रेंट क्रूड $102 पर बैरल बैरल क्रॉस कर गया, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी अटैक हो गई है, वहां पर सप्लाई चेन जो है वो हो गई है, डैमेज जो है वो हो गई है, बहुत महंगा हो गया फ्यूल प्राइस। ये सब सुनने वाली बातें लिखने की जरूरत नहीं है। इसराइल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है, जो डिसआर्मामेंट एफर्ट्स को वीक करता है, जो मैं आपको ऑलरेडी कल भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इवन ईरान ने भी बोल ही दिया है कि वो एनपीटी से जो है वो अलग होगा। अच्छा बाय द वे, कल टॉपिक जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं किसको इसका आंसर पता होगा। कि एनपीटी से अगर किसी कंट्री को विड्रॉ करना है तो मिनिमम कितने दिन के बाद वो विड्रॉ कर सकता है, यानी कि कितने दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा विड्रॉ करने से। बताओ कमेंट बॉक्स पे आंसर, देखते हैं किसको पता है इसका आंसर। तो आइए, क्या होना चाहिए। तो भाई सबसे पहली चीज तो बातचीत जरूरी है। चीजों को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल निकल गई तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, दैट इज ट्रू। क्योंकि लोग अपने अपने आप को बचाने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बटन जो है वो दबाएंगे, और अपने सभी दुश्मन पर, सिर्फ एक पर अटैक नहीं करेंगे, सभी दुश्मन पर अटैक करेंगे, तो तबाही मच जाएगी पूरी दुनिया में। थिंक टैंक, सिविल सोसाइटीज को इन्वॉल्व करके न्यूक्लियर रिटेलिएशन नरेटिव्स को सॉफ्ट किया जा सकता है, बातचीत के थ्रू, एक्सपर्ट्स की राय लेकर, समझदारी से। इसराइल की न्यूक्लियर ओपेसिटी का रेजोल्यूशन है कि चुपचाप डिप्लोमेसी के थ्रू जो है वो काम करो, लड़ाई मत लड़ो। बट अभी देखो स्थिति बड़ी खराब जो है वो हो सकती है, अभी स्थिति अच्छी होने की संभावना बड़ी कम है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको ये टॉपिक तरीके से जो है वो समझ में आया होगा, जिस तरीके से समझना चाहिए इस टॉपिक को। और लाइक का बटन प्लीज जरूर हिट किया करो यार। और मेरे मतलब टॉपिक्स अगर आपको अच्छे समझ में आते हैं तो जरूर लिखा करो कि हाँ यार क्लैरिटी आपको जो है मिल रही है, जिससे मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है, मुझे भी लगता है कि हाँ यार मैं जो कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे जो है बढ़ेंगे। क्या है ये प्री एम्प्टिव सेल्फ डिफेंस? ये हालांकि टॉपिक पहले भी आ चुका है, 6 महीने पहले आ चुका है। प्री एम्प्टिव सेल्फ सेल्फ डिफेंस, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। प्री एम्प्टिव सेल्फ डिफेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 12 जून 2025 को इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री टारगेट्स पर सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स किए। ये बात आप जान ही रहे हो, 2 4 5 दिन से हम लोग कवर कर ही रहे हैं इस टॉपिक को। ऑब्जेक्टिव क्या था? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वीक करना, टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स को एलिमिनेट करना। समझ रहे हो आप कि जो लीडर्स हैं वहां पे ईरान के, जो बिल्कुल न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे बैठे हुए हैं, जो पूरा कंट्रोल जो है वो करते हैं, उनको उड़ा देना कि मर जाओ सालो। क्योंकि जब वो एक्सपर्ट ब्रेन ही नहीं होगा तो ईरान जो है वो जंग कैसे जीत पाएगा, क्योंकि विदाउट लीडर्स आप जंग नहीं जीत सकते। समझ रहे हो आप?
तो ये इजराइल ने भी देखो कितनी सोची समझी साजिश करी यूएसए के साथ मिलकर। यूएसए का नाम नहीं आ रहा क्योंकि यूएसए शाणा है, पर पूरा गेम रचा हुआ यूएसए का है। इसराइल ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया बिकॉज इसराइल को पता है ये साला ईरान जो है वो मेरे ऊपर न्यूक्लियर ना दाग दाग दे। तो उससे पहले उसको कमजोर करो, उसकी जो जो साइट्स है जहां पर उसकी न्यूक्लियर एक्टिविटीज चल रही है उनको अड़ा दो, कि जिससे कि अल्टीमेटली भले ही तुम्हारे पास अगर लग रहा है कि ज्यादा वेपन्स है तो हमने तुम्हारे वेपन्स की क्वांटिटी कम कर दी, तुम्हारा बंकर ही उड़ा दिया, क्या हो बेटा आप क्या करोगे। तो ईरान ने रिटेलिएट क्या किया, दोनों देशों ने सेल्फ डिफेंस का रेफरेंस है वो दिया। दोनों देश से पूछा रहे क्यों लड़ रहे हो भाई, तो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, बोल रहे हैं कि नहीं इसने हमें मारा मुक्का तो हम भी इसको मुक्का मारेंगे। ये चल रहा है भाई। अब प्री एम्प्टिव सेल्फ डिफेंस, मेन कंफ्यूजन ये है कि तुरंत खतरा को डिफाइन कैसे करें, कि भाई किसके ऊपर तुरंत खतरा आ रहा है, इसको इसको कैसे डिफाइन करोगे आप, नहीं कर पाओगे ना। भाई तुरंत खतरे का मतलब क्या, हमें थोड़ा ना पता कि ईरान वहां पे बैठ के किस टाइम पे किस समय पर हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन डाल सकता है। तो ये तुरंत खतरा क्या कौन से टाइम पे होगा, तुरंत खतरा का मतलब तो एग्जैक्टली वो घुस गया बटन दबाने के लिए, तो दैट इज तुरंत खतरा। बट यहां पर आप डिफाइन ही नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या होगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो इनकम्प्लीट होती है, कई बार जो है वो सिर्फ कोई अफवाह फैला दी जाती है, उसी पर ही लोगों को लगता है कि अरे यार ऐसा होने वाला है, तो लोग उस पर रिटेलिएटरी एक्शन ले लेते हैं। यूनिलैटरल एक्शन ग्लोबल पीस के लिए खतरा जो है वो बन सकता है, एक तरफा एक्शन, यानी कि अब लोगों को मिलकर काम करना जरूरी, मिलकर बातचीत, काम क्या बातचीत करना जरूरी है। सिविलियन कैजुअलिटीज भी हाई हो सकती हैं क्योंकि दो लोग, दो पावरफुल लोग लड़ते हैं तो आम नुकसान आम जनता को ही होता है। कंट्रीज आपस में जो है वो लड़ रही हैं, मर कौन रहा है, आम आदमी, बेकसूर लोग। अब इसे प्रपोर्शनैलिटी और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्वेश्चंस उठते हैं। साइबर अटैक्स और नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे नए खतरे लीगल ग्रे जोन में जो है वो आ जाते हैं, यानी कि मॉरलिटी ब्लर हो गई, कि अब आप सिर्फ जो है वो एक दूसरे को जो है वो मारने की जब प्लानिंग जो है वो कर रहे हो, भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए जनता, हमें नैतिकता पे काम ही नहीं करना, हमें तो बस अपना बदला चाहिए। उस बीच कितने भी लोग मरे पिसे उससे मतलब नहीं है। ये आर्टिकल इस चीज पर जोर दे रहा है। प्री एम्प्टिव, पूर्व निवारक सेल्फ डिफेंस एथिक्स, आत्मरक्षा के की नैतिकता, कि तुम आत्मरक्षा के नाम पर कर क्या रहे हो, बेकसूर लोगों को मार रहे हो, ये क्या ये जस्टिफाइड है, नहीं। तो बस इसी से एसोसिएटेड ये आर्टिकल था जो आपको जो है वो समझना जरूरी था क्योंकि आपके जीएस पेपर 4 एथिक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या प्री एम्प्टिव स्ट्राइक एथिकली जस्टिफाइड है, प्री एम्प्टिव स्ट्राइक समझ रहे हो ना आप, कि पहले से हमने सोच लिया कि अब हम अटैक करेंगे, क्या ये जस्टिफाइड है, नहीं। आप अगर सामने वाले को पहले से ही सोचकर दुश्मन जो है मान लोगे तो आपके ऊपर तो हमेशा खतरा रहेगा। है अगर आपको लग रहा है कि भाई आ, ये फलाना व्यक्ति जो है वो आपके लिए बुरा ही चाहता है, तो वो बुरा नहीं भी चाहेगा तो भी आप रात भर सोचते रहोगे कि साला कहीं मुझे मारने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। भले ही वो बेचारा जो है वो कहीं बैठकर जो है वो खाना खा रहा हो, है वो बेचारा कहीं बैठकर जो है पार्टी कर रहा हो, मूवी देख रहा हो, वो तो अपना काम कर रहा है, बट आप क्या सोच रहे हो बैठ के, साला कहीं प्लानिंग तो नहीं कर रहा मुझे मारने की। उस बीच क्या होता है कि एक दिन जाकर आप ही उसको उड़ा दोगे, इतना डर आपने अंदर अपने लिए क्रिएट कर लिया और फिर आप बोलोगे कि हमने तो सेल्फ डिफेंस किया। तो दिस इज रॉन्ग ना। यहां पर क्वेश्चन उठ रहे हैं एथिक्स के ऊपर, कि ये ईरान और इसराइल आपस में जो है वो लड़ रहे हैं और वो भी ये बोलकर कि हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, तो ये तो आप मानवता के लिए खतरा बन गए हो। इन दोनों की लड़ाई में आम आदमी का कोई लेना देना नहीं, बट मर कौन रहा है, आम आदमी। मिसाइल किसके ऊपर सर पे गिर रही है, आम आदमी के। चपेट में कौन आ जा रहा है, बेचारे बेकसूर लोग। सो इज इट एथिकल, नो इट इज नॉट एथिकल। और ये चीज आप अपने मेंस में लिखेंगे कि ह्यूमैनिटी इज अबव ऑल, मानवता सबसे ऊपर है भाई। जस्ट वॉर थ्योरी के मुताबिक, देखो जस्ट वॉर थ्योरी या जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन, इसके मुताबिक
जंग सिर्फ तब हो सकती है जब नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी सेटिस्फाई हो, कि नहीं भाई जंग तभी होनी चाहिए जब बिल्कुल पीक पे आ गई ये चीजें, तब। छोटी छोटी बातों पे लड़ना बेकार है। सामने वाले व्यक्ति जो है, उसने आपको जो है वो पेन नहीं दिया, एग्जाम में आपके पेन वो खत्म हो गया, तो आपके जो जो फ्रेंड है आपका, आपने उससे पेन मांगा, उसने पेन नहीं दिया। अबे मूर्ख, जब तुम्हारा एग्जाम है तो तुम्हें पेन लेके आना चाहिए ना एक्स्ट्रा। अब उसने पेन नहीं दिया तो आप गुस्सा हो गए, ये साला दुश्मन है मेरा। कितनी छोटी सी बात, उस पर हो गई लड़ाई, मार दिया, कत्ल कर दिया। पढ़ते हो ना न्यूज? क्या न्यूज पढ़ रहे हो आजकल? और वैसे तो आप लोग के लिए ये सब न्यूज पढ़ने वाली जरूरत नहीं है, ये सब एक क्राइम वाली चीजें हैं। बट हालांकि अपन को इंटरेस्ट उन्हीं सब चीजों में आ जाता है मसालेदार जब न्यूज होती है तब उस पर बड़ा इंटरेस्ट लगता है। तो पढ़ रहे हो, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के 150 रुपए नहीं दिए वापस, तो मर्डर कर दिया। 150 रुपए में मर्डर? क्या है भाई ये? चल क्या रहा है? किसी ने किसी को गाली बक दी तो मर्डर हो गया, कि गाली का सबक किया मैं है। किसी ने किसी के साथ मजाक उड़ा दिया तो मर्डर हो गया। ये तो आम जनता की बात कर रहा हूं। यहाँ कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं जिनको बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का जिम्मा है, जिनको ह्यूमैनिटी, मानवता को प्रोटेक्ट करने का जिनके पास जिम्मा है, वो आपस में लड़ रहा है। क्यों? ईगो क्लैश हो गया भैया हमारा। हमारा तो ईगो है, ईगो में रहेंगे, किसी से दबेंगे नहीं, भाड़ में जाओ। इंडिया ऐसा कभी नहीं करती, कभी नहीं। क्योंकि इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है, और ये आपको सीखना चाहिए और अपनी पर्सनालिटी में लाना चाहिए। कभी ईगोइस्टिक मत बनो। और जब किसी के साथ गुस्सा आए ना, तो कभी कोई एक्शन मत लो, चुप हो जाओ या कहीं चले जाओ। मैं आपको बता रहा हूं, वहीं पे लड़ाई जो है वो खत्म हो जाएगी। जब दो लोग के बीच में आपस में किसी चीज पर बहस होती है ना, तो लाइफ में कभी बहस मत करना उस गर्म मूवमेंट पे। क्योंकि उस गर्मा गर्मी में हमारे मुंह से कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं जो पूरे रिलेशनशिप को खराब कर देते हैं, या सामने वाली की तरफ से ऐसे निकल जाते हैं। जब बहस हुई, शांत शांत हो जाओ, चुपचाप हो जाओ, सेपरेट हो जाओ कुछ समय के लिए, ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी। कुछ समय बाद कम से कम ऐसे एक्शंस तो नहीं होंगे जिसके कारण कबड़ा लोग, शादीशुदा लोग डिवोर्स कर रहे हैं, बच्चे हैं उनके डिवोर्स हो रहे हैं। आप दोनों ने तो अपने ईगो के कारण डिवोर्स कर लिया, या अपने इंटरेस्ट के कारण, या तो साला शादी मत करो। नुकसान किसका हुआ? बच्चे को हुआ। तो इजराइल और ईरान ईगो के चक्कर में लड़ लिए, नुकसान किसका हो रहा है? आम जनता का। कमाई किसकी बंद होती है सबसे पहले? आम जनता की। जब डिजास्टर होता है तो नुकसान में कौन जाता है? आम जनता। आम जनता थोड़ी ना बैठ रही डूम्सडे प्लेन में। डूम्सडे प्लेन में तो बैठेंगे लीडर्स। आम जनता कहाँ जाएगी अगर न्यूक्लियर अटैक होगा? तो उनके लिए क्या है? उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या है? जिन्होंने आपको वोट दिया है, अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो। हाँ जी, जिन्होंने आपके ऊपर सपोर्ट किया है कि नहीं यार, आप जो है वो सही गवर्नमेंट चलाओगे, बट आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। सो ये कितना अच्छा आर्टिकल है, कितना सोचने पे मजबूर कर रहा है ये आर्टिकल। दिस इज सिविल सर्विसेज। मल्टी डायमेंशन में चीजों को सोचना जरूरी है। सिविल सर्विसेज इज नॉट अबाउट कि अरे फटाफट हमने एक टॉपिक को जो है वो कवर कर लिया, पढ़ लिया, हो गया। जस्ट वॉर थ्योरी अब जैसी आपके सामने आएगी, आपको क्लियर होना चाहिए कि कहीं पर भी न्यूक्लियर अटैक तभी होगा जब जरूरत हो, या वॉर तभी, जंग तभी होगी जब जरूरत हो, ये वो थ्योरी बोलती है। मॉरल ग्राउंड्स जो है वो होना जरूरी है। आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन चार्टर का, इसमें भी सेल्फ डिफेंस को रिकॉग्नाइज किया गया है, लेकिन कलेक्टिव यूएन एक्शन से पहले तक ही। डेमोक्रेसीज जो होती हैं, कंट्रीज जनरली क्लेम करती हैं कि हमला सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया। अरे, तुम अपने सिविलियन को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में दूसरी जगह पर बेकसूर लोगों के ऊपर बम गिरा दोगे, तो तुमने ह्यूमैनिटी का तो नुकसान कर ही दिया। ह्यूमैनिटी कहां प्रोटेक्ट हुई? बात तो वही हो गई।
कि अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में दूसरे के बच्चे को मरवा दो? ऊपर वाला तो देख रहा है ना भाई। तो एट दी एंड क्या होगा? तबाही होगी। विनाश तो एक दिन होना ही है। क्योंकि जिस हिसाब से आज की डेट में ह्यूमंस चल रहे हैं, किसी के पास कोई करुणा नहीं, एम्पैथी नहीं, कंपैशन नहीं, तो गड़बड़ तो होनी है चीजें। दिस इज सिविल सर्विसेज। जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं, दिस इज सिविल सर्विसेज। ये वनडे एग्जामिनेशन नहीं है कि आपने एक पॉइंट पढ़ लिया हो गया। मैं लास्ट ईयर था ऑफलाइन कोचिंग में। वहां पर एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर ये फटाफट कंप्लीट करा दो एक एक पॉइंट में। बेटा सिविल सर्विसेज इज नॉट अबाउट एक एक पॉइंट। फिर आप इस एग्जाम के लिए बने ही नहीं हो। फिर वो एक एक पॉइंट वाली चीज होती है, एसएससी हो गया, है ना, उससे नीचे वाले एग्जामिनेशन। सिविल सर्विसेज टॉप मोस्ट है भाई। आपको दिमाग लगाना है, आपको सोचना है। और दिमाग लगाने के लिए, सोचने के लिए लेक्चर्स होते हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स होते हैं जो मैं आपको देता हूँ कि हाँ भाई, ये भी सिग्नल है, ये भी सिग्नल है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ऐसा करना है, वैसा करना है। मेरा क्या होगा? मुझे मुझे 15 मिनट में ये पूरी चीज आप भी पढ़ सकते हो फटाफट। मैं भी पढ़ा सकता हूँ, सट सट अपन गए, निकल लिया, हो गया। बट उससे बताओ होगा क्या? उससे आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। उससे होगा ये, एग्जाम निकल जाएगा एसएससी वगैरह और एसएससी वगैरह में, ये सब चीजें थोड़ी ना आती है यार। वनडे एग्जामिनेशन वाला एग्जाम नहीं है आपका। योर एग्जामिनेशन इज अबाउट प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, योर पर्सनालिटी। प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। अगर एक टॉपिक पर प्रॉपर कमांड नहीं है तो आंसर्स नहीं कर पाओगे। बट हाँ, कमांड है तो कॉन्फिडेंस आएगा, आंसर्स बिल्कुल तरीके से दे पाओगे और मेंस के लिए रेडी रहोगे। आजकल सिविल सर्विसेज ने क्लियरली कह दिया, यूपीएससी बहुत समय से कह रही थी, अब स्टेट पीएससी भी आ गई उस लाइन पे, कि अगर आप मेंस रेडी हो तभी आप प्रीलिम्स में बैठिए, वरना मत बैठिए। वरना प्रीलिम्स निकलेगा ही नहीं आपका। दिस इज हाउ आपको हर एक टॉपिक्स को पढ़ना है, घुसना है टॉपिक के अंदर, बट एकदम डेप्थ में नहीं, सिर्फ उतना जितनी रिक्वायरमेंट है। मैं भी, आपने देखा होगा कि मैं हर एक टॉपिक पर इतना डेप्थ में जो है वो जाता नहीं। अभी ये सब टॉपिक इस तरीके के आईआर के हैं, एथिक्स के हैं, इसमें जाना जरूरी है, मल्टीपल डायमेंशंस पर बात करना जरूरी है। बट जो टॉपिक होते हैं, अब भाई फैक्चुअल क्वांटम, इसका कंप्यूटिंग का टॉपिक है, भाई मुझे पता है कि इसमें मुझे ये दो चार पॉइंट्स आपको दे देने, हो गया टॉपिक। आपने देखा होगा स्पीसीज से रिलेटेड टॉपिक्स जो होते हैं, प्रजातियों से रिलेटेड, उस टॉपिक में मैं दो चार पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कि हाँ ये चीजें हैं, याद रखो, बाकी चीज काम की नहीं है अपने। बढ़ता हूँ ना मैं आगे। बट जहां रिक्वायरमेंट होती है वहां मुझे बात करना जरूरी होता है, तो मुझे बात करने दिया करो। कई बार जो है मैं देखता हूँ कि लोग कमेंट पे जो है वो लिखते हैं, बट अभी आपकी नई नई प्रिपरेशन है भैया, इसलिए आप ऐसा जो है बोल रहे हो। ये एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है आपको। और जिस दिन समझ लिया उस दिन आपकी पर्सनालिटी ऑफिसर लाइक बन जाएगी और बन जाओगे ऑफिसर। पावरफुल नेशंस इमिनेंट थ्रेट के नाम पर स्ट्राइक्स जस्टिफाई करते हैं। पता है आपको ये इमिनेंट थ्रेट कितना अच्छा टर्म लिखा है? लिख लो, तत्काल खतरा। क्या बोल रही है कंट्रीज की? अरे हमारे ऊपर तत्काल खतरा आ रहा है, लोग हम न्यूक्लियर बॉम्ब दबा देंगे। या फिर वो बोलते हैं कि हमने स्ट्राइक इसलिए करी है, बॉम्ब गिराया क्योंकि हमारे पर इमीडिएट खतरा आ गया था। भले ही ना आया हो, पर उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया क्या बोल के? अब कहीं पे डेफिनेशन नहीं है ना, इमीडिएट इमिनेंट खतरा क्या है, कोई डिफाइन नहीं है। जैसे इसराइल ईरान स्ट्राइक ने वॉलेंट रिटेलिएशन साइकिल स्टार्ट कर दी, एक दूसरे को मार रहा है, दूसरा इसको मार रहा है, चपेट में आ रहा है आम आदमी। सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही है, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। मॉडर्न वॉरफेयर एथिक्स टेस्ट जो है वो फेल होती जा रही है। तो कर क्या रहे हो भाई आप लोग? समझ में नहीं आ रहा, इतनी क्रूरता। भाई हमने भी रोका ना, इंडिया पाकिस्तान के का जब युद्ध होने वाला था तो हमने भी चीजें रोकी, संभाली कि चलो ठीक है यार। क्योंकि हमें पता है यार, युद्ध होगा तो चपेट में आएंगे आम आदमी। बट हाँ, जितनी जरूरत थी पाकिस्तान को सिखाने की, उतनी हमने सिखा दी कि ले बेटा, उलझना नहीं। उलझेगा तो तुझे पता कि पिटेगा, पिटाई तेरी होनी है। करो सिर्फ उतना जितनी रिक्वायरमेंट हो, उतना नहीं कि जिससे कि आप जो है वो चंड अशोक बन जाओ, है कि क्रूरता कर रहे हो। क्रूरता नहीं करनी। बट बड़ा अजीब लगता है कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है, वैसे और खराब होता जा रहा है। किस किस को ऐसा लगता है? एथिक्स और सिक्योरिटी के बीच में बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है। जो फोर्स यूज किया गया वो जरूरत से ज्यादा ना हो। जिस मैंने आपको बताया ना कि हम सिर्फ उतनी करें रिकॉर्ड। इंडिया पाकिस्तान इज द बेस्ट एग्जांपल। पहलगाम के बाद हमने जो है वो एक्शंस लिए, बट उतने जितनी रिक्वायरमेंट थी।
इससे पहले जब एयर स्ट्राइक हमने करी थी, अभिनंदन साहब वहां पर जो है वो क्रॉस बॉर्डर जो है वो पकड़ा गए थे एक एक्सीडेंट के चलते, आपको पता ही ऑलरेडी। फ्लाइट जो है उनकी स्ट्राइक कर गई थी और उसमें वो गिर गए थे वहां पे पाकिस्तान की साइड में। तो उनको पाकिस्तानी फोर्सेस ने पकड़ लिया था। डू यू नो, हमने पाकिस्तान को थ्रेट दिया था। हालांकि सब चीजें हमारे फेवर में जो है वो थी ही, जेनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। बट हमने थ्रेट दिया, पाकिस्तान को डराया कि अगर 24 घंटे के अंदर हमारा बंदा वापस नहीं आया तो नेवी खड़ी है, आर्मी खड़ी है, एयरफोर्स रेडी है, फिर देखना तुम्हारा क्या हश्र होगा। तो सामने वाले को सिर्फ इतना डराओ जितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हद से ज्यादा भी डरा दोगे तो सामने वाले का डर खत्म हो जाएगा, फिर वही होगा कि मरो मारो। माइकल वॉल्जर, इन्होंने जस्ट वॉर थ्योरी के दो पार्ट्स है वो दिए हैं। ये है ये, लिखना नहीं है आपको। जस्ट एट बेलम, वॉर स्टार्ट करने का रीजन दो। और जस्ट इन बेलो, वॉर के दौरान का कंडक्ट, कि भाई आप अगर लड़ाई भी लड़ रहे हो तो झुग्गटों वाली लड़ाई मत लड़ो, थोड़ी प्रोफेशनल लड़ाई लड़ो, है ना। कभी आप नहीं देखोगे कि एक प्रोफेशनल व्यक्ति या रिच व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ। राइट, मतलब रिच का मतलब ये नहीं है, रिच लोग भी बदतमीज होते हैं। बट रिच मतलब कि जो हर तरीके से रिच है, जिसने मेहनत करके वो चीजें पाई है, रिच का बेटा नहीं या आईएएस का बेटा नहीं, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये लोग मेहनत नहीं करते और उनको जब पूरी फैसिलिटीज मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं करते हैं, इसलिए वो बोलते हैं ना कि रईस बाप की बिगड़ी औलाद। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसको कदर नहीं है। बट ये हर केस में नहीं होता, अपब्रिंगिंग अच्छी हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो एक्चुअल में, जैसे एक आईएएस ऑफिसर, आप कभी आईएएस ऑफिसर को सड़क पे लड़ते हुए नहीं देखोगे या टोल प्लाजा पे लड़ते हुए नहीं देखोगे। क्या मैं खोल गेट, कभी नहीं बोलेगा। वो अपनी आइडेंटिटी कभी बता, आप खुद बनोगे जब ऑफिसर, तो वो नया नया शौक होगा एक आधी साल का कि टोल प्लाजा से निकल रहे हैं, प्यू यू 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 बजा रहे हैं, तो एकदम पूरा प्रोटोकॉल आ गया आपके लिए, गेट वेट खुल रहा है, साइड से आप निकल रहे हो। बस वो एक 1.5 साल का आपका जलवा रहेगा, आपको अब खुशी मिलेगी उसमें, फिर उसके बाद आप खुद ही बोर हो जाओगे और आप बहस नहीं करोगे किसी के साथ। सामने वाला व्यक्ति जो है आपको अगर चार बात भी सुना देगा तो आप मुस्कुराओगे कि आपको पता है यार पावर आपके पास है। आप इस पर अटैक करोगे तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो रात भर पिटेगा थाने में। तो आप सोचोगे कि यार बेचारा भी बच्चा है। होता नहीं, ये जो पावरफुल आदमी जो होता है वो सामने जो लेस पावरफुल वाला व्यक्ति जो होता है उसको देखकर मुस्कुराता है, बोलता है कि बेटा ख्याल रखे यार, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। क्योंकि पता है कि मैं मारूंगा तो बेटा मर जाएगा ये। तो दिस इज कॉल्ड एथिक्स। हाँ, बट बदतमीजी किसी की मत सब। तो सामने वाला कुछ ज्यादा ही आपने उसको समझा लिया कि नहीं नहीं भाई सॉरी यार, चल ठीक है निकल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्सीडेंट होता है लोगों का, गाड़ियों का, लोग एक दूसरे पे लड़ने लगते हैं। लड़ना नहीं है, सोल्यूशन निकालो कि हाँ हाँ यार भाई मेरी भी गलती थी, आपकी गलती है। क्यों करना गाली गलौज, अबे तेरी है तभी तेरी वो, अभी ऐसा अभी क्या कर दिया ये। उतरो आराम से, प्यार से सोल्यूशन की बात करो कि यार ठीक है इंश्योरेंस है आपका, चलो मेरा भी है, आओ थर्ड पार्टी करा लेते हैं खत्म। मतलब वो होता है ना कि कौन सा क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी बोलते हैं क्या। सामने वाला जब ठोक देता है गाड़ी तो उसके ऊपर उसके इंश्योरेंस से जो है वो कटती है चीजें, तो ऐसा रहता है ना कुछ। तो वो करवा लो, मतलब जो भी है जिसकी गलती हो, सोल्यूशन निकालो। मेरा भी हुआ था एक्सीडेंट लास्ट ईयर, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, गलती मेरी थी। मेरी गाड़ी डिसबैलेंस जो है वो हो गई थी। जब गाड़ी ठुकी तो पुलिस पुलिस भी आई थी, हमने बोला कि हम आपस में जो है सॉल्व कर लेंगे, आप अब जा सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। ये नहीं कि उतर के गाली पकना शुरू हुआ है अबे वो अब देखते हो, ये जो कोलैप्स होती है, गाड़ियां ठुकती है, तो लोग जो है वो एक दूसरे को मारने के ऊपर आ जाते हैं। तो क्या बोल रही है जस्ट वॉर थ्योरी, कि कभी भी जंग हो तो एथिक्स पर ध्यान दो भाई, आपको प्रोफेशनल रहना है। दिस इज जस्ट वॉर थ्योरी, और इससे रिलेटेड 99% एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है आपका, मेंस में भी प्रीलिम्स में भी, 99%। थॉमस एक्यूनास ये कहते हैं कि वॉर सिर्फ लेजिटिमेट अथॉरिटी शुरू कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी अथॉरिटी जो हाई एंड पे है, लेजिटिमेट, कि जिनको लोगों ने चुना है, जो एक्चुअल अथॉरिटी है। तो वो समझदार है भाई, हर कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बनता, हर कोई आईपीएस नहीं बनता, हर कोई एसडीएम डीएसपी नहीं बनता, उसके लिए एक एग्जाम निकालना पड़ता है, उसके लिए अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है,
तब उस पूरी चीजों को करने के बाद जब आप उस पोजीशन को अचीव करते हो ना, तब आपके अंदर इतना ठहराव आ जाता है, इतना पेशेंस आ जाता है, इतना परसिवरेंस आ जाता है कि आप ये टुच्ची चीजों पे ध्यान नहीं देते फिर। दिस इज वॉट सिविल सर्विसेज इज, समझ रहे हो आप? ठीक है, बस यही था गाइस पूरा टॉपिक। एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आएगा जीएस पेपर 4 में भी आएगा, 2 में भी आएगा वाला टॉपिक, देखिएगा आप, फिर मुझे याद करोगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये ज्यादा उतना कुछ खास है नहीं टॉपिक, क्योंकि ये पहले भी हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं डिजिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में। अभी हुआ ये है यूएनसीटीएडी, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इनकी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 आई है, तो ये बस लिख लो पहले तो। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसने रिलीज करी, ये लिख लीजिए आप। अब ये रिपोर्ट कहती है कि 2024 में पूरे दुनिया भर का एफडीआई में 11% की गिरावट आई। क्यों एफडीआई में गिरावट आ रही है भाई? आप देख नहीं रहे हो कितने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आज की डेट में? हाँ, तो 11% गिरावट नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, एफडीआई में पूरे दुनिया भर की ग्लोबल एफडीआई में 11% की गिरावट। लेकिन इस डिक्लाइन के बावजूद डिजिटल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट डबल हो गया बिटवीन 2020 एंड 2024। क्यों भाई? कोविड के बाद से लोगों ने डिजिटलाइजेशन पर ज्यादा फोकस किया। इवन गवर्नमेंट्स की भी आज की डेट में आईटी सेक्टर देखिए आप कितनी तेजी से बूस्ट कर रहा है, उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है आईटी सेक्टर के अंदर, सबसे ज्यादा। फ्यूचर वही है ना, एआई, एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, है ना? फ्यूचर यही है, तो लोग इसी पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको फिजिकल एमएनसीज वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। एक स्टार्टअप है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं से भी जो है ऑपरेट कर सकता है, उसको तो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए। एक घर पे लैपटॉप ऑन करके वो अपनी पूरी चीजें जो है मैनेज कर सकता है, पूरा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो। देखिए आप सॉफ्टवेयर कितने महंगे बिकते हैं आज की डेट में। कम ऑन, फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितनी सारी चीजों पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बात करने की हमें जरूरत नहीं है, हमें पता ही है, सिंपल सी चीज। अब कुछ चीजें जो है वो सुन लो बस आप। पूरे दुनिया भर में 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का गिरावट जो है वो देखने को मिली 2024 में, लेकिन डिजिटल सेक्टर में ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट ट्रिपल होकर 360 बिलियन यूएस डॉलर हुए हैं। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, मुझे आप लोग बताएंगे? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आप लोग जो है वो मुझे बताएंगे। फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए। अब सुनो, डेवलपिंग कंट्रीज ने 531 बिलियन डॉलर्स का डिजिटल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है, पर उसका 80% सिर्फ 10 कंट्रीज में गया है। इंडिया के अंदर 22%, मलेशिया, सिंगापुर जैसे एशियन कंट्रीज, यानी कि इंडिया जो है वो आप कह सकते हो कि बहुत अच्छी उसमें है, डिजिटल इन्वेस्टमेंट के मामले में अच्छी पोजीशन में है। और आप जानते ही हो यार हमारा आईटी सेक्टर कितनी तेजी से जो है वो ग्रो किया है। और ये चीज देखो, आप पढ़ने की आपको जरूरत थी नहीं, सामने आई गई ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, ऐसी टेक्नोलॉजी। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, जैसे हमारी बैंकिंग एप्लीकेशन बनती है ना वो। तो ये चीज है। इंडिया का परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंड आउट जो है रहा है, आपको ऑलरेडी पता है भाई, हमने बहुत अच्छा जो है परफॉर्म जो है वो किया है। और 2024 में 28 बिलियन यूएस डॉलर का एफडीआई आया। टॉप सेक्टर सेमीकंडक्टर्स, ईवी कंपोनेंट्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। 54 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ के प्रोजेक्ट्स जो है वो अनाउंस हुए हैं सिर्फ डिजिटल सर्विसेज में। इंडिया टॉप 5 ग्रीन फील्ड डेस्टिनेशन में शामिल है। तो इंडिया का बहुत शानदार जो है वो रहा है, देखो लिखा है टॉप 5 के अंदर हम शामिल हैं। लेकिन ये आपको जरूरत नहीं है अभी ये सब पता, बस ये बहुत बेसिक चीज बार बार रिपीट होती है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए देश के बारे में वाली चीज। एशिया में डिजिटल इन्वेस्टमेंट में 97 बिलियन यूएस डॉलर का फ्लो हुआ है, उसका 1/3 तो सिर्फ इंडिया में ही आया है, सोचिए आप। अफ्रीका के अंदर एफडीआई में 75% जंप हुआ। इजिप्ट के अंदर 35 बिलियन यूएस डॉलर मेगा प्रोजेक्ट की वजह से। तो यही चीज है, बाकी और कुछ इसमें लिखने की आपको जरूरत नहीं, बट हाँ चैलेंजेस तो अभी भी हैं भाई। डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज भी। काफी सारे लोग स्मार्टफोन्स यूज नहीं कर पाते हैं। मेरे घर पर ही जो वर्कर हैं, तो उनके पास भी आज भी फीचर फोन ही है, स्मार्टफोन उनको चलाना नहीं आता, यूज नहीं कर पाते हैं। राइट, तो यही डिजिटल डिवाइड को तो हमें बंद करना है। 86% डेवलपिंग कंट्रीज के पास नेशनल डिजिटल स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन उनका इंटीग्रेशन इंडस्ट्रियल या एनवायरमेंटल पॉलिसीज के साथ नहीं हुआ। ठीक है, बस यही है गाइस, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। हमें जो है वो रूल्स रेगुलेशंस को जो है वो थोड़ा और बेटर बनाने की जो है आवश्यकता है। देखो, इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम के अंदर सुधार जो है वो लेकर आओ, है ना? रिस्क को एड्रेस करो, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
मतलब फाइनेंस के मामले में, तो उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करो। बहुत बेसिक चीज है। सस्टेनेबल फाइनेंस पर फोकस करो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस करो, डिजिटल डिवाइड डिवाइड को खत्म करो, राइट। नेशनल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में सुधार लेकर आओ, अपडेट करो ग्लोबल गवर्नेंस रूल्स को। तो बस यही बेसिक चीज है। अब नेक्स्ट टॉपिक भी जो है वो उतना कुछ खास हमारे लिए है नहीं, सिर्फ सुनने वाला ही आपके लिए जो है वो टॉपिक है, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है ये। क्योंकि 18 जून 2025 को बीएसएनएल ने हैदराबाद में क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस का सॉफ्ट लॉन्च किया है, लिख लेना। बीएसएनएल, कुछ नहीं आ सकता कि क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सर्विसेज कहां पर लॉन्च हुई, हैदराबाद में। किसने लॉन्च करी? बीएसएनएल ने, भारत संचार निगम लिमिटेड। ये इंडिया की पहली पूरी तरह से इंडिजीनियस सिमलेस 5G FWA फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सर्विस है, लिख लेना। इंडिया की पहली, इंडिया में ही बनाई गई स्वदेशी सिमलेस 5G FWA सर्विस है, जो बिना ऑप्टिकल फाइबर के गीगाबिट क्लास स्पीड जो है प्रोवाइड कराती है। अब ये क्या है, कैसे काम करेगी, आइए इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे, तब क्लैरिटी आपको मिलेगी। टाइटल जो है वो डाल लो, क्वांटम 5G फिक्स वायरलेस एक्सेस। ये आपने फैक्ट्स लिख लिए इसके, ये तो होगा, ये प्रीलिम्स से पूछेंगे। अब ये समझो आप बहुत इजी तरीके से समझेंगे। क्वांटम 5G FWA बोलूंगा मैं, ठीक है। फिक्स वायरलेस एक्सेस का मतलब FWA, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहले ये समझो। सिमलेस कनेक्टिविटी, यानी कि आपको सिम की जरूरत नहीं है इंटरनेट चलाने के लिए। पॉइंट नंबर वन लिखिए इसमें, पॉइंट नंबर वन, सिमलेस कनेक्टिविटी। सिमलेस कनेक्टिविटी, सिमलेस कनेक्टिविटी। पॉइंट नंबर टू, फाइबर लाइक स्पीड 5G रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी के थ्रू। यानी कि जो हमारे ब्रॉडबैंड की स्पीड आती है ना, तो 5G रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको जो है वो बहुत अच्छी स्पीड मिलने वाली है। फाइबर इक्विवेलेंट स्पीड लिख सकते हो आप। जो फाइबर जो घर पे रखते हैं ना ब्रॉडबैंड, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू जो इंटरनेट की स्पीड जो होती है वो काफी हाई होती है, तो वैसी स्पीड आपको वायरलेस जो है वो मिलेगी, बिना सिम के वो भी। नो ट्रेंचिंग, नो फाइबर केबल्स, सिर्फ फास्ट वायरलेस नेटवर्क। यानी कि आपके मोबाइल पर या आपकी डिवाइसेस पर आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट करके जो है वो चला सकते हो। उसमें आपको अलग से कोई फाइबर केबल्स की जरूरत नहीं है, कोई ब्रॉडबैंड की जरूरत नहीं है। तो कैसे चलेगा ये, कैसे काम होगा, आओ इसको समझ। दिमाग में तो आया होगा ना आपके कि यार साला, ना सिम लग रही है, ना केबल बिछ रही है, तो इंटरनेट कहां से आ रहा है? आ रहा है। आओ यही तो है क्वांटम भाई। ये क्वांटम जो कंप्यूटिंग है वो फ्यूचर है भाई, फ्यूचर। डिवाइसेस डायरेक्ट टू डायरेक्ट, सॉरी, डायरेक्ट टू डिवाइस प्लेटफॉर्म के जरिए कनेक्ट करते हैं, लिखना। डायरेक्ट टू डिवाइस प्लेटफॉर्म, जो भी डिवाइस होंगी वो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो कनेक्ट करेंगी, डायरेक्ट टू डिवाइस प्लेटफॉर्म, बिना फिजिकल सिम के। यानी इंस्टॉलेशन प्लग एंड प्ले, यानी कि आपने इंस्टॉल किया और प्लग और प्ले शुरू हो गया। यानी कि आपने एक जगह पर रखी उस सिस्टम को, उस डिवाइस को, जैसे वाईफाई होता है ना अपना, वैसा। और उसने जो है वो वायरलेस नेटवर्क को जो है वो आपकी डिवाइस पर जो है वो कनेक्ट करवाया और आपका इंटरनेट शुरू। अब जैसे नॉर्मल चीज है, बात समझना। अपन इसको वाईफाई के थ्रू थोड़ा समझते हैं तो इजी तरीके से ये समझ में आएंगी। आपने वाईफाई अपना ऑन किया, क्या वाईफाई आपका चालू रहता है तो उसके बाद आपको वायरलेस नेटवर्क मिलता है कि नहीं मिलता? क्या आपको अपने फोन में कोई केबल कनेक्ट करके इंटरनेट चलाना पड़ता है? क्या नहीं ना। आप क्या करते हो, चलो आप अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल देते हो। एयरप्लेन मोड पर वहां पे सिम नहीं चल रही है, चलो निकाल दो अपनी सिम को अपने फोन से। फिर आप क्या अपने वाईफाई को कनेक्ट करके इंटरनेट चला सकते हो अपने फोन पे विदाउट सिम? बोलो हाँ या ना। यस, आप चला सकते हो। अब इसमें क्या खास बात है कि हमारा जो वाईफाई जो होता है उसमें लगती है एक ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल केबल, यहां पर ऐसा नहीं है। तो क्या है फिर यहां पर, आओ इस चीज को समझते हैं। ये सिस्टम पूरी तरह से इंडियन स्टैक पे बेस्ड है। कोर नेटवर्क, रेडियो एक्सेस नेटवर्क और कस्टमर प्रेमाइस इक्विपमेंट, सब कुछ इंडियन वेंडर्स के द्वारा बनाया गया है। और इसमें हम लोग को जो है वो ये चीज जो है वो देखने को मिलती है कि आपको जो है वो सिर्फ वो डिवाइस जो है वो अपने पास जो है वो इंस्टॉल करवानी है, और वो डिवाइस जो है वो आपको सीमलेस कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइड कराएगी, वायरलेस। अरे जैसे रेलवे स्टेशन पे होते हैं ना भाई, हम लोग को देखने को मिलता है कि ऑन एयर नेटवर्क अवेलेबल रहता है।
कम ऑन, रेल वायर उसका नाम है, उस नेटवर्क सिस्टम का। वैसे ही बीएसएनएल ने खुद का बना लिया है। अचीवमेंट ये है कि हमने खुद का ऐसा नेटवर्क स्टैब्लिश किया है जहां पर आपको इंटरनेट हाई स्पीड प्रोवाइड किया जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर जो स्पीड प्रोवाइड कराता है इक्विवेलेंट उतनी स्पीड आपको मिलेगी, मतलब डाउनलोड स्पीड 980 एमबीपीएस तक, अपलोड स्पीड 140 एमबीपीएस तक, लेटेंसी 10 मिली सेकेंड से भी कम, यानी कि बहुत तुरंत आपने क्लिक की वेबसाइट और तुरंत वेबसाइट ओपन होगी। ये चीज लिख लेना आप चाहो तो, ये पायलट प्रोजेक्ट्स पर इतनी हाई स्पीड जो है प्रोवाइड करा रही है, और पूरी तरह से भारतीय है ये इसका अचीवमेंट है। देखो लिखा है क्वांटम 5G FWA, इंडिया का पहला सिमलेस FWA टेक्नोलॉजी है। D2D आर्किटेक्चर पर जो है वो काम करती है। डायरेक्ट टू डिवाइस, अभी हमने डिस्कस किया ना, डायरेक्ट टू डिवाइस, याद रखना, डायरेक्ट टू डिवाइस, कि डायरेक्टली जो है वो इंटरनेट डिवाइस पे जो है वो पहुंचेगा आपके। एंटायरली मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंडर इसको बनाया गया है। कोई भी फॉरेन कंपोनेंट नहीं है, प्लग एंड प्ले सीपीई डिवाइस के ऊपर जो है वो काम करती है कि रैपिडली जो है वो आपको इंटरनेट का जो है वो एक्सेस जो है वो मिलेगा। आपको फाइबर या फिर एक्सटर्नल टेक्नीशियंस को लाने की जरूरत नहीं है। कि जियो भी जैसे एयर फाइबर लेकर आया ना, वैसे ही है ये, हाई स्पीड इंटरनेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 85% हैदराबाद के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो बीएसएनएल जो है वो का उपयोग कर रहे हैं टॉवर इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। तो वही सैटेलाइट के थ्रू, टावर्स के थ्रू जो है वो इंटरनेट आप तक पहुंचेगा। जैसे रेलवे स्टेशन पे होता है ना, वैसे ही आपके घर के आसपास जो टावर्स लगे हुए हैं, अब ये डायरेक्टली जो है वो आपकी डिवाइस को जो है वो कनेक्ट करवा देंगे। बहुत शानदार। अब ऑब्वियस ही बात है कि फ्री में तो होगी नहीं चीजें, उसके पैसे जो है वो चार्ज जो है वो किए जाएंगे, बीएसएनएल जो है वो चार्ज करेगी ये सर्विस अगर आपको प्रोवाइड करा रही है तो। और इससे सोचिए कितनी चीजें जो है वो आसान हो सकती हैं। आपको जो है वो, मतलब इंटरनेट का एक्सेस बहुत इजीली मिल सकेगा। और बीएसएनएल ऑब्वियसली बात है कि प्रोवाइड करा रही है, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स, उनको कितना फायदा मिलेगा। ये प्रूव है कि इंडियन इंजीनियर्स एडवांस टेलीकॉम नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं बिना किसी फॉरेन कंपनी के ऊपर डिपेंड किए। समझे आप? तो ये चीज है, डिजिटल डिवाइड इससे जो है वो कम होगी। इनिशियल प्लान जो है वो 999 रुपीज का प्लान लिख लो भाई आप। मैंने बोला ना कि पैसे तो लगेंगे यार, ऐसा थोड़ा है। 999 रुपए में 100 एमबीपीएस की स्पीड आपको मिलेगी, सोचिए आप। 1499 रुपए में 300 एमबीपीएस का प्लान जो है वो आपको मिलेगा, और कोई टेंशन नहीं, आपको सिम भी लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपका डिवाइस जो है वो टॉवर से जो है वो कनेक्ट कर लेगा। अब आप बोलोगे सर बीएसएनएल की सिम नहीं लगाएंगे हम, तो नेटवर्क जो है वो कैसे जनरेट जो है वो होगा? तो भैया जब ऐसा क्वेश्चन सामने आए तो आप टेक्निकल लोग हो, अब ब्यूरोक्रेट लोग हो, D2D बोलोगे ना सर, D2D है ना, डायरेक्ट टू डिवाइस। हम जैसे वाईफाई है, भाई वाईफाई के लिए आपको ऑन करना पड़ता है क्या? नेटवर्क पकड़ लेता है ना, तो बस वही तो है भाई, ये और क्या है। आपने बीएसएनएल का भाई, रेल वायर में आप क्या करते हो, ट्रेन स्टेशन के पास जो है वो खड़े होते हो, आप वाईफाई अपना ऑन करते हो, पकड़ लेता है कि नहीं पकड़ लेता? इंडियन रेलवे का जैसे ही वो पकड़ता है, आपका एक वो वेबसाइट जो है वो ऑन हो जाती है। इवन व्हेन यू गो टू 5 स्टार होटल्स, जो आने वाले समय में आप जाओगे, राइट, वीआईपीज वगैरह से मिलने, बहुत सारे काम होंगे आपके। जब आप 5 स्टार होटल्स में भी जाते हैं तो वहां पे भी दे प्रोवाइड सर्विसेज, कि आप वहां पर उनका वाईफाई ऑन करते हो, या तो आजकल तो नॉर्मल भी होटल्स में ये लोग सर्विस देने लगे हैं, तो उनका वाईफाई ऑन करोगे ना तो उनका पेज ओपन हो जाता है। जैसे ही वाईफाई आपने ऑन किया, एकदम से इंटरनेट पर एक पेज पॉपअप होगा, और उसमें आईडी पासवर्ड आपसे मांगेगा, जैसे आपका रूम नंबर कौन सा है, उस हिसाब से आपको आईडी पासवर्ड जो है वो मिलता है। तो यही तो चीज है, यही तो गेम है। बट ये हमारे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि हमने खुद का भारतीय जो है ये लॉन्च किया है। तो ये इसका प्लान्स प्लान्स भी इन्होंने बताए हुए हैं। ठीक है, बस और कुछ नहीं है guys, इसमें बस इतना ही आपको समझना था। ये इनोवेशन ये चीज दिखा रहा है कि इंडिया फॉरेन टेक कंज्यूमर जो है वो अब नहीं है, अब हम इनोवेटर हैं भैया। और प्रैक्टिकली ये सब चीजें अब हम इंप्लीमेंट करने लगे हैं। तो दिस इज द पॉइंट, दैट्स इट। अरे ये इंडिया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का टॉपिक तो रिपीट हो ही गया है। 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन इंस्टीट्यूशन है ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आती है, लिख लेना इसको।
प्रेस्टिजियस डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024 2025 मिला। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिख लेना, स्टेट पीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकती है। अब देखो ये डिजिटल पेमेंट अवार्ड क्या है, ये बस आप समझ लो थोड़ा सा। न्यूज तो आपको समझ में आई गई है कि आईपीपीबी को, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को, डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 मिल गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा दिया गया है। ठीक है, लिख लिया ये। अब अवार्ड मिला है टॉप परफॉर्मिंग पेमेंट बैंक्स का दर्जा मिला है। स्पेशल मेंशन अवार्ड भी दिया गया था 2023-24 में। अवार्ड सेरेमनी न्यू दिल्ली में हुई, जहां सीनियर आईपीपीबी और फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने पार्टिसिपेट किया। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, 100% गवर्नमेंट ओन्ड है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो मैं आपको ऊपर लिखवाई चुका हूं। ठीक है, अब सुनना आगे की बातें। मेन ऑब्जेक्टिव इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यह होता है कि हर गांव, हर सिटीजन तक बैंकिंग की सुविधा हो, कि बैंकिंग की सुविधा पहुंचाना, है ना। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ये चीज लिख लेना, इसका ऑब्जेक्टिव लिखो आप। 1 सितंबर 2018 को लॉन्च हुआ था। फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड पेमेंट बैंक है। और ये चीज आपको लिखवा दी थी मैंने। पेपरलेस, कैशलेस, प्रेजेंसलेस बैंकिंग सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराती है ये। आधार इनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, यानी कि आधार कार्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं आपके बैंक्स वगैरह, और घर तक, लोगों के घर तक, रूरल एरियाज तक, ब्रैकेट में लिख देना, रूरल एरिया तक अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जहां फिजिकल बैंक ब्रांचेस अवेलेबल नहीं है ना, वहां पर लोगों तक बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने का इसका काम होता है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं ना, पोस्टमैन जो होते हैं, उनको बैंकिंग एजेंट्स बना के गांव क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। इसका फोकस सिर्फ अर्बन यूपीआई यूजर्स नहीं होते, इंक्लूजन बढ़ाना होता है कि गांव गांव तक जो है वो चीजें जो है पहुंचे, बैंकिंग जो है पहुंचे। बस ये चीज आपको बस ध्यान में रखनी है, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। और इसकी सक्सेस जो है वो हाईलाइट यही कर रही है कि भाई ये प्रोग्राम अच्छी तरीके से चला रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन पर काम जो है वो किया जा रहा है। चलिए, ग्रीन हाइड्रोजन की डेफिनेशन बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। ग्रीन हाइड्रोजन टॉपिक को और डिटेल में मैं आपको कई बार जो है पढ़ा चुका हूं। अब न्यूज ये आई है कि बेंगलुरु के सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, सीईएनएस, इसके साइंटिस्ट ने एक स्केलेबल डिवाइस बनाई है जो सिर्फ सोलर एनर्जी से ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है। तो ग्रीन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। जनरली, नॉर्मली हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होता है? हम इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में डालते हैं, H2O है ना पानी का फॉर्मूला। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, H2O। ऑक्सीजन अलग कर दो, हाइड्रोजन अलग कर दो, इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है वो पास करके। ये पढ़ा बचपन में, एक्सपेरिमेंट देखा है आपने, इलेक्ट्रोलाइट की प्रोसेस के थ्रू। बोलो हाँ या ना। तो हाइड्रोजन अलग हो गया, तो आपने हाइड्रोजन अलग निकाली, और हाइड्रोजन एनर्जी है। यस। अब ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या? वो जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू पास हो। अब यहां पर इन्होंने क्या किया कि सोलर एनर्जी का उपयोग करते हुए हाइड्रोजन क्रिएट कर रहे हैं। बस दैट्स इट, कुछ नहीं है इसमें। बस ये फैक्ट बस जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखो। अब कोई भी फॉसिल फ्यूल का उपयोग नहीं हो रहा, राइट। लो कॉस्ट अर्थ एबेंडेंट मटेरियल्स का इसमें ये लोग उपयोग जो है वो कर रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करता है सिर्फ सनलाइट का उपयोग करके, जिसको बोलते हैं फोटो कैटालिसिस बेस्ड डिजाइन। ठीक है, इतना वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। बस ये जो है वो ध्यान में रखो। ये सब चीजें भी ध्यान में नहीं रखना आपको, कितना एमवी है और क्या है। साइंटिस्ट थोड़ा ना बनना है। ठीक है, इसके एडवांस स्ट्रक्चर की इन्होंने बात की हुई है। एन टाइप TiO2, इंट्रिंसिक सिलिकॉन है इसके अंदर, पी टाइप NiO है। तो ये भी याद रखने की जरूरत नहीं। अनटिल इसकी इससे रिलेटेड कंटिन्यूअस टॉपिक्स आएंगे तो हम बात करेंगे, वरना जरूरत नहीं। आपको तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है बस ये पता होना चाहिए। इंडिया का हाइड्रोजन मिशन भी है। नेट जीरो एमिशन टारगेट कितना है भैया हमारा? नेट जीरो हम हमें कब तक अचीव करना है आप बताएं मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। ठीक है, ये लिख लो, घुमॉट। घुमॉट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। घुमॉट जो है आगे लिख लेना। फोक प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। एक लोक ताल वाग है ये। और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड यूपीपीसीएस, स्टेट पीएससी बहुत क्वेश्चन जो है पूछती है, तो घुमॉट ध्यान में रखिएगा। घुमॉट जो है ये फोक प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट है, ना कि हिंदुस्तानी, ना कर्नाटिक म्यूजिक सिस्टम के अंदर आता है ये। इसकी एक बार फोटो देख लेना, है ना। ठीक है।
मॉनिटर लिजार्ड स्किन का उपयोग जो है वो किया जाता है इसको बनाने के लिए। जैसे ढोलक नहीं होता, ढोलक में भी चमड़ा का उपयोग जो है वो होता है, स्किन का उपयोग होता है ना ढोलक में, आप देखोगे जहां पे बजाया जाता है उसको मार के, वैसे ही इसमें मॉनिटर लिजार्ड स्किन का उपयोग ये लोग करते हैं। बट अभी वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बैन कर दिया गया है। आर्टिशन आज की डेट में गोट, बफेलो स्किन या सिंथेटिक मटेरियल्स का उपयोग करते हैं इसको बनाने के लिए। गोवा में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है, हिंदू क्रिश्चियन फेस्टिवल्स में, रिचुअल्स में इसका उपयोग जो है वो होता है। ठीक है। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी कहां पर है, क्वेश्चन आ सकता है। फोर्डो फैसिलिटी ईरान की, ठीक है, ईरान लिख दीजिएगा। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की है। यूरानियम एनरिचमेंट तो आप जान ही रहे हो, वेपन ग्रेड का ये तैयार जो है वो कर रहा है। तो बस इतना ही ध्यान में रखना इसकी लोकेशन। अच्छा, ईरान में नहीं है, सॉरी, ये तेहरान के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, साउथ वेस्ट तेहरान, सॉरी। नॉर्थ ईरान में जो है वो नहीं है, साउथ वेस्ट तेहरान के अंदर ही हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। साउथ वेस्ट तेहरान ईरान की है, बट साउथ वेस्ट तेहरान में हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। नॉर्थ नदर्न ईरान में नहीं है, साउथ वेस्ट तेहरान में। ठीक है, ये चीज जो है वो लिख लीजिए। ईरान की फैसिलिटी है ये चीज। वैसे तो कंट्री पूछेंगे आपसे, और ये साइट्स तो पूछेंगे पूछेंगे, पहले भी मैं आपको जो है बता ही चुका हूँ। ये कौन सा, किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, स्पेस सेक्टर, ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो स्पेस सेक्टर में आ रहा है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ट्राई करना है इसका आंसर जो है वो लिखने की। और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करिए और बैचेस ज्वाइन करिए। अब मैं साइन ऑफ करता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।